हिस्ट्री क्लास 26 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 26 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मगध साम्राज्य के चौथे वंश यानी मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन, चौथा ग्रीक। इसके पहले अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख को पढ़ चुके हैं, जिसे चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। यह अखंड भारत के अलग अलग स्थान से मिले हैं। अब आगे अशोक के कुछ छोटे अभिलेख। पहला रुमनदेही अभिलेख। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह लुम्बिनी में है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें प्रशासन की चर्चा नहीं है, इसमें आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। दूसरा कौशाम्बी अभिलेख। यह अशोक की पत्नी कारूबाकी द्वारा लिखवाया अभिलेख है। इससे पता चलता है कि कारूबाकी प्रजा को बहुत दान देती थी। इस अभिलेख को अकबर प्रयागराज लेके चला आया था। तीसरा टोपरा अभिलेख। इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके चला आया था। चौथा मेरठ अभिलेख। इस अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके चला आया था। बिहार में 3 छोटे अभिलेख मिले हैं जो चंपारण जिले में आते हैं। पहला रामपुरवी अभिलेख, दूसरा लौरिया नंदनगढ़, तीसरा लौरिया अरेराज। कलिंग अभिलेख में इन्होंने विश्व शांति की बात कही है। इसी में इन्होंने कहा है कि पूरे संसार के लोग मेरे लिए पुत्र समान हैं। मैं इन लोगों की सेवा एक माँ की तरह करता हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को धाय माँ को देकर निश्चिंत हो जाती है, उसी तरह मैं समाज को राजुक नामक अधिकारी को देकर निश्चिंत हो गया हूँ। अब राजुक चाहे तो इन्हें अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और बुरे काम के लिए दंड भी दे सकता है। अफगानिस्तान में सरायकुना अभिलेख मिला। अशोक की धम्म की चर्चा राहुलोवाद सूत्र पुस्तक में मिलती है। इसमें स्वनियंत्रण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा साधुता, दान, दया, कल्याण इत्यादि धम्म में आते थे। इसमें यह भी था कि अपने माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मण और भिक्षुकों को आदर करें, दास और सेवक के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जियो और जीने दो सिद्धांत पर रहने को कहा। मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था के लिए सबसे मुख्य कृषि था। इसके अलावा व्यापार भी था, जिसमें कृषि और पशु और धातु मुख्य रूप से था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इसके अंदर हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। इस समय सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती को आदेक मीतक कहा जाता था। इस समय कृषि कर अलग अलग था। 1/6 से लेके 1/4 टैक्स दिया जाता था। इस वक्त बिक्री कर 10% था। भूमि माप करने वाले को राजू कहा जाता था। धार्मिक कर को बलि कहते थे। चारागाह को विदित कहते थे। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। मौर्यकालीन मुद्रा में शुद्ध चांदी के सिक्के को पौंड कहते थे। सोने के सिक्के को स्वर्ण मुद्रा या निष्क कहते थे। चांदी के सिक्के में और भी धातु जब मिला दिया जाता था तब कार्सल पौंड कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मस्क या काकनी कहते थे। मुद्रा की जो जांच करता था उसे रुद्र दर्शक कहते थे। मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक संगठन। पहला श्रेणी शिल्पियों का संगठन था यह। दूसरा निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। तीसरा संघ, देनदारों महाजनों का संगठन था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। उस समय 2 तरह से सेना की भर्ती की जाती थी, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। सेनाओं के 6 अलग अलग विभाग बनाए गए थे। यह एक विशाल सेना थी। ऐसा कहा जाता है कि यह नंद वंश के सेना से 3 गुनी बड़ी सेना थी। सेना का जो नेतृत्व करता था उसे सेना नायक कहते थे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल में प्रशासन की जानकारी 2 प्रमुख पुस्तकों से मिलती है। पहला चाणक्य की अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे 2 होते थे। पहला दीवानी यानी कि धन दौलत से संबंधित मामला, इसे धर्म स्थलिक न्यायालय देखता था। दूसरा फौजदारी, यह मारपीट से संबंधित था, इसे कंठक शोध न्यायालय देखता था। न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। टैक्स वसूलने वाले को सम्हारता कहते थे, उसे अंग्रेजी में डीएम कहा जाता है। आज के समय में भी डीएम ही टैक्स वसूल करता है। रिजर्व पैसा रखने वाला सन्निधाता कहते थे। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि के लिए था। राक्षिण पुलिस विभाग को कहा जाता था। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, इन्हें गुढ़ पुरुष भी कहते थे। पहला संचार, जो हमेशा घूम घूम के सूचनाओं को इकट्ठा करता था। दूसरा संस्था, इसका ऑफिस रहता था, यह स्थायी रूप से सूचनाओं को इकट्ठा करता था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला। इस समय लकड़ी के भवन बहुत प्रसिद्ध थे। अशोक स्तंभ मिला जिसमें एक साथ 4 शेर हैं, यह अहिंसा का प्रतीक है। दीदारगंज पटना में मिला, यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, जिसमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।